नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अभिषेक का सत्यव्रतम भी मौजूद है और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। इस बाजार में अगर आपके भी कुछ सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन लाइन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, 9167329108। इस पर आप अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार मार्केट का चेक ले लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरे दिन भी बाजार में तेजी अच्छी बनी हुई है, लेकिन एक दायरे में हम देख रहे हैं कि मार्केट इस वक्त कारोबार कर रहा है। हालांकि निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी जरूर आई है इस वक्त बाजार में, लेकिन एक दायरे में ही ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो वहां पर आज भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। करीब 144 अंकों की तेजी इस वक्त हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। और अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो वो भी फेवरेबल ही है। ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 3 शेयर्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो मार्केट बेट भी हम देखेंगे पॉजिटिव ही है। आज सपोर्ट मिल रहा है अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक और बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक। तो बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक से आज काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं यूपीएल यहाँ पर कमजोर नतीजे आए हैं कंपनी के। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ, विप्रो, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर आज हम वीकनेस देखने को मिल रही है। तो सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो आज सरकारी बैंक, पावर, पीएसयू, ऑयल एंड गैस और मेटल स्टॉक्स भी आज चल रहे हैं। यहाँ पर अच्छी तेजी है। वहीं दूसरी तरफ फार्मा, आईटी और हेल्थ केयर में हम देख रहे हैं कि वहां पर हल्की वीकनेस देखने को मिल रही है। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं और उनसे समझते हैं कि इस बाजार में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। और हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए जुड़ चुके हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर से आशीष महेश्वरी और स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट से संतोष मीणा भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। संतोष, सबसे पहले तो आपसे राय लेना चाहेंगे, बाजार में इस वक्त जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है क्या करना चाहिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी की तरफ भी हम जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अब किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी अपनी राय दीजिए। यहाँ पर किस तरह की स्ट्रेंथ देख रहे हैं आप? यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश है। कल से हमने एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी, एक 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन दिखाया था, लेकिन कल वो फिर से एक मार्केट अपना बुलिश ट्रेंड रिज्यूम करता हुआ नजर आया। अब मुझे लगता है कि ट्रेंड आगे भी जारी रह सकता है। हालांकि 17,770 से 17,850 कुछ रेजिस्टेंस जरूर है, पर जैसे ही 17,850 क्रॉस होगा हमको 18,100 से 18,200 तक की रैली देखने को मिलेगी। सो कोई भी कंसोलिडेशन या कोई डिप मिलता है इंट्राडे तो खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। अभी इंट्राडे की बात करें तो अगर 17,770 निफ्टी निकालने में कामयाब हो जाता है तो हमको एक 17,850 की ओर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में एक अच्छी बात यह है कि इसने 42,700 का इंपॉर्टेंट हर्डल क्रॉस कर दिया है। अगर ये टिक जाता है तो शायद बैंक निफ्टी में भी हमको एक 43,000 की ओर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो व्यू बुलिश है, खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आप पीएसयू स्टॉक्स पे नजर रखिए। पीएसयू बैंकों में तो तेजी है ही। आप दूसरे पीएसयू स्पेस लाइक रेलवे, डिफेंस, वहां भी मोमेंटम पिकअप होते हुए दिख रहा है। और दूसरे जो फ्रंटलाइनर पीएसयू स्टॉक्स लाइक ओएनजीसी, पावर ग्रिड, वहां भी एक मोमेंटम बनते दिख रहा है। तो सेक्टर स्पेसिफिक काफी अच्छा मोमेंटम है। बाइंग ऑन डिप्स और कंसोलिडेशन की अप्रोच ही रखना चाहिए। डिप्स कंसोलिडेशन वाला अप्रोच बाजार में रखना चाहिए, क्योंकि आज की जो रैली है बाजार में, रैली तो नहीं कहेंगे, जो तेजी बनी है वो बैंकिंग स्टॉक्स के दम पर है। हल्की तेजी जो निफ्टी में दिख रही है, और बैंक निफ्टी में आज भी मोमेंटम है। बैंकिंग में, फाइनेंशियल में निफ्टी बैंक के 12 में से 9 शेयर आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और क्या सरकारी क्या प्राइवेट, हर जगह आपको तेजी दिखेगी। कुछ स्टॉक्स को आप छोड़ दीजिए तो सिर्फ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक में नरमी है, लेकिन ये नरमी 0.25% से लेकर आधे % के आसपास की है, तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अभी भी मोमेंटम जो है वो मजबूत है निफ्टी बैंक का। लेकिन चलिए आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक से प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है? सर नमस्कार सर, मैं कर्नाटका बेलगाम से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए सर। सर मेरे पास रिलैक्सो फुटवेयर के 100 शेयर है सर, एट द रेट ऑफ 900 रुपए के भाव पे है। 900 के भाव पर आपके हैं शेयर, ठीक है। 1100 रुपए भाव आपने मेंशन किया था, जो आपने मैसेज शायद किया था। यस यस, मैं एग्जैक्टली भूल गया सर। 1100 ये सही है सर, वही सही है। 1100 सही है? हाँ 1100 सही है सर, मैं भूल अच्छा गया ठीक था। है, मैं पोर्टफोलियो डेली देखता नहीं हूँ। ठीक है ठीक है।
आशीष जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। नमस्कार। हमने जो फुटवेयर के जो स्टॉक्स थे पिछले हफ्ते, ये हमने काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखा और ये माना जा रहा था कि वो ईद वाली बाइंग के चलते हो रही है। हालांकि मिर्जा इंटरनेशनल जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अब भी तेजी है, क्योंकि वहां पर तो डिमर्जर वाला एक तरह से कह सकते हैं कि इफेक्ट है। लेकिन ईयर टू डेट बाकी फुटवेयर स्टॉक्स में ऊपरी स्तरों से हम थोड़ी सी दिक्कत ही देख रहे हैं। और 1100 वाला शेयर अभी देखिए इनका 825 रुपए के आसपास है। क्या आपकी सलाह होगी, समय देना चाहिए इसको या फिर निकल जाए कहीं और निवेश करें? देखिए, बहुत महंगा स्टॉक है। यदि रिलैक्सो देखा जाए तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी जो क्वार्टरली उसका प्रॉफिट है 20-30 करोड़ की रेंज में मूव कर रहा है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच्ड है रिलैक्सो फुटवेयर के। तो मेरा आपको इस स्टॉक में निकल जाने की सलाह रहेगी। और मैं आपको इसी इंडस्ट्री का दूसरा स्टॉक जो मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड है 840 पर कोट कर रहा है, वो बाय करने की सलाह दूंगा, क्योंकि मेरा मानना है इस कंपनी का जो नतीजे हैं काफी बेहतरीन रहने की उम्मीद है। लास्ट ईयर 200 करोड़ का उनका मुनाफा था, जो लास्ट 3 क्वार्टर में 300 करोड़ तक पहुंच गया है ऑलरेडी, और अभी एक क्वार्टर के नंबर्स आने बाकी है। तो मेट्रो ब्रांड्स आपको बेटर रिटर्न दे सकता है। सेक्टर अच्छा है, वहाँ कोई समस्या नहीं है, बट आपको स्टॉक सोच समझ के चूज करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये है राय आपको आपके स्टॉक में दे दी गई है। और मेट्रो ब्रांड ये भी एक कंपनी है जिस पर कि आप नज़र रख सकते हैं। यहाँ पर भी खरीदारी के अच्छे मौके दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ पालघर से अतुल जुड़े हैं फोन लाइन पर। अतुल जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार, मैं पालघर से बोल रहा हूँ। मेरे पास माइक्रोटेक डेवलपर के 100 शेयर्स है 980 के एवरेज प्राइस से। तो मुझे कितना होल्ड करना चाहिए और क्या रेंज रहेगा? ठीक है, 980 आपने कहा, 980 एवरेज प्राइस। ठीक है, हम इसको ये जो भाव दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर उसको करीब कर लेते हैं। 980 इनका एवरेज प्राइस है मैक्रोटेक में और 912 पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो ये जानना चाह रहे हैं व्यू क्या बन रहा है इस वक्त मैक्रोटेक पर। संतोष जी आप सजेस्ट करिए क्या करें मैक्रोटेक डेवलपर्स में, कब तक इन्हें होल्ड करना चाहिए कि इनके जो लेवल्स हैं वो वापस से देखने को मिले? यस, मैक्रोटेक की बात करें तो इसने 800 के लेवल से अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। हालांकि ये जो एरिया है इसको 960 से 1000 के बीच में थोड़ा सा सप्लाई जोन है, इसलिए स्टॉक थोड़ा सा अटक रहा है। लेकिन व्यू अभी भी बुलिश है, जब तक ये स्टॉक 900 को 880 से 900 के एरिया को होल्ड करके रखा हुआ है, मेरे हिसाब से बना रहना चाहिए। आप चाहो तो स्टॉप लॉस 880 का मेंटेन कर सकते हो। जैसे ये स्टॉक 980 का लेवल निकालेगा हमको 1100 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। आप चाहो तो 1100 रुपए के आसपास एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। निकला 1100 पर जाना है, प्रॉफिट टेकिंग आपको करनी है मैक्रोटेक यानी कि लोढ़ा के शेयर में। बलविंदर सिंह हमारे साथ हैं अमृतसर से। सर नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? जी नमस्कार सर, मेरे पास पीएनबी के है 1000 शेयर। 1000 शेयर आपके पास, पैसे भाव 56 रुपए। हाँ जी। ठीक है, इस पर आशीष जी आपसे राय जानना चाहेंगे। पीएनबी हमने देखा था कि तेज रफ्तार दिखाई थी, शेयर ने 65 रुपए के आसपास तक गया था, उसके बाद से थोड़ी सी कंसोलिडेशन वाले फेज में चला गया और अभी 50 रुपए के आसपास भाव है। एवरेजिंग करनी है या फिर जो भी शेयर है बस उसमें बने रहना है, थोड़ा समय देना है? मैं सेकंड ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा कि अभी थोड़ा स्टॉक में बने रहे और एवरेजिंग ना करें सबसे पहली बात तो, क्योंकि क्या है कि जो स्मॉल कैप या इस टाइप के इस मार्केट कैप के स्टॉक है जो पीएसयू बैंकिंग में, अभी भी उसमें बहुत ज्यादा बाइंग नहीं है। यदि आप देखते होंगे तो बाइंग जो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है वो एसबीआई, बीओबी, इंडियन बैंक जैसे स्टॉक में। तो अभी जो 2 डिजिट वाले कह सकते हैं पीएसयू बैंकिंग स्टॉक है, वहाँ अभी भी जो रिटेल है वही डोमिनेंट प्लेयर है। इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन यहाँ कोई बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी अभी स्टॉक में बने रहे, एवरेज ना करें अभी और थोड़ा इंतजार करें। और तो मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के नंबर्स आने के बाद में जैसे हम देख रहे हैं कि दूसरे बैंकिंग स्टॉक में भी तेजी आ रही है, तो इसमें भी आएगी, तो थोड़ा इंतजार करें। ठीक है, तो थोड़ा समय दीजिए पीएनबी को, ये राय आपको दी जा रही है। अब अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमें व्हाट्सएप पर आया है, मुंबई से ललित जी ने भेजा और इनका सवाल है नेशनल फर्टिलाइजर पर 100 शेयर्स इन्होंने 70 रुपए पर लिए हुए हैं और एनएफएल भी हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है, इनको हल्का मुनाफा हो रहा है इस स्टॉक में। संतोष जी क्या सजेस्ट करेंगे, एनएफएल को भी होल्ड करें?
यस, एनएफएल की बात करें तो इस स्टॉक में हमने एक बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम देखा था, लेकिन ऊपर 90 के आसपास एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग भी आ चुकी है। फिलहाल ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है, लेकिन मैं फिर भी सलाह यही दूंगा कि अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अभी स्टॉप लॉस जो बन रहा है 69 रुपीज़ का बन रहा है। अगर ये 75 का एरिया होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो मुझे लगता है फिर से इसमें अपसाइड मोमेंटम रिज्यूम हो सकता है और स्टॉक में 95 से 100 रुपीज़ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो और आप होल्ड कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 95 टू 100 रुपीज़। होल्ड कीजिए 95 से 100 रुपए के टारगेट के लिए एनएफएल। तमाम फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हमने अच्छी तेजी देखी थी पिछले दिनों। दिल्ली चलेंगे, दिल्ली से देवराज हमारे साथ हैं। देवराज जी नमस्कार, पूछिए सर क्या जानना है आपको। नमस्कार सर जी, मैंने इन्फोसिस के शेयर खरीदे थे, 340 शेयर खरीदे हुए हैं और जिसका जो मैंने जिस रेट पे खरीदे थे वो है 1428 रुपीज में, 1428 रुपए में खरीदा था मैंने। अब वो हो गया है 1220 रुपए का। कब आपने लिया था देवराज जी? ये मैंने लिया था 1 महीने पहले लिया था। एक महीने पहले स्टार्टिंग में लिया था मैंने, 1 महीने पहले, और 1 महीने में 200 रुपए का प्रति शेयर नुकसान है। आशीष जी आप ही व्यू दीजिए, क्योंकि इन्फोसिस पर जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे उनका मानना था कि 1200 रुपए के आसपास के स्तर इसमें आ जाएंगे और उसकी तरफ देखिए ये अब धीरे धीरे शेयर आ भी गया है। हालांकि आज तेजी है, लेकिन क्या आईटी में थोड़ा सा व्यू चेंज करके फायदा हो सकता है? इन्फोसिस से मान लीजिए एग्जिट कर लें किसी मिड कैप स्टॉक में, क्योंकि हमने देखा था कि मैस्टेक में, साइंट में, परसिस्टेंट में अब वो शेयर चल रहे हैं। क्या ऐसा करने से फायदा होगा या फिर इन्फोसिस को समय दें? इन्फोसिस में समय देके कोई बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से नंबर्स थे और जब तक वो ग्रोथ दोबारा से रिटर्न नहीं होगी, इन्वेस्टर भी रिटर्न नहीं आएंगे इस स्टॉक की तरफ। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्फोसिस बहुत इंस्टीट्यूशनल हैवी स्टॉक है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 36% हिस्सेदारी एफआईज की है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की भी करीब 20% होल्डिंग है। तो यदि नतीजे खराब आते हैं तो कोशिश करेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कि हर राइज पे स्टॉक में से निकले, ना कि उसको बाय करें। पहली बात तो मेरा सलाह ये रहेगी कि आप इस स्टॉक से निकल जाएं। और मैं आपको जो दूसरा स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ जो वो है 1125 रुपए के आसपास, अनुपम रसायन लिमिटेड। इस स्टॉक में आप एक मिड कैप में थोड़ा सा आपको बेट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका नुकसान काफी है। तो एक अच्छे क्वालिटी मिड कैप स्टॉक में बाइंग करेंगे तो मुझे लगता है अगले 6 महीनों में ये आपका जो लॉस है वो रिकवर होगा। तो अनुपम रसायन को जो अभी काफी बड़ा ऑर्डर मिला है जापानीज कंपनीज के, तो वो एक बड़ा गेम चेंजर यहाँ पे बन रहा है। तो इसलिए 1150 रुपए के आसपास इस स्टॉक को बाई किया जा सकता है और 1350 से 1400 का लक्ष्य अगले 6 महीने में इस स्टॉक में आप रख सकते हैं। हम रसायन को खरीदने की सलाह है, लेकिन अब हम सीधे चलेंगे केरला। वहां से प्रधानमंत्री के रोड शो की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री केरल में हैं और आप सीधे ये तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों के बीच में प्रधानमंत्री और उनके साथ साथ सारे उनके सिक्योरिटी स्टाफ भी साथ में है। ये तस्वीरें केरला से आ रही हैं और ऐसी खबरें भी हैं कि केरला में वंदे भारत ट्रेन को भी पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो ये तस्वीरें आज 2 नतीजों का इंतजार था, नेस्ले के और टाटा कंज्यूमर के, लेकिन नेस्ले के नतीजे आपकी स्क्रीन पर और हम देख रहे हैं कि अच्छे नतीजे पेश किए अनुमान के मुकाबले कंपनी ने। हालांकि शेयर पर थोड़ा सा प्रेशर है। 1094 करोड़ रुपए का एबिटा दर्ज किया है, आय 3981 करोड़ रुपए से बढ़ा और मुनाफा जो है 595 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान था, लेकिन उसके मुकाबले अच्छा दमदार नतीजे पेश किए हैं कंपनी ने। ये बढ़ के 736 करोड़ रुपए हुआ है। ये थोड़ी सी गड़बड़ी हमारे स्क्रीन पर जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं, लेकिन मुनाफा 595 करोड़ से बढ़कर 736 करोड़ रुपए पर आया है। नतीजों को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं और नतीजों के बाद अब शेयर में किस तरह का एक्शन दिखेगा ये समझाने के लिए हमारे साथ शेयर खान के कौस्तुभ पावस्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौस्तुभ, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। नेस्ले हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट ग्रोथ इन अ क्वार्टर इन लास्ट 1 डेकेड, 1 दशक की सबसे बड़ी ग्रोथ है और डबल डिजिट ग्रोथ सभी प्रोडक्ट सेगमेंट में दिख रही है। ये इसके मेजर हाईलाइट्स हैं। आपको कैसे लग रहे हैं नतीजे और आप क्या सलाह देंगे आगे? नेस्ले के नतीजे हमारे और स्ट्रीट के अनुमान से बेहतर आए हैं। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ में अगर हम देखेंगे तो 21% रेवेन्यू ग्रोथ आया है
रेवेन्यूज में जो हमारे और स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेटर था। एबिटा मार्जिन्स की बात करेंगे तो एबिटा मार्जिन्स क्लोज टू 22.7% आया है, जो हमारे और स्ट्रीट के अनुमान के आसपास है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन था 23% के आसपास एबिटा मार्जिन आया था। और ये क्वार्टर में हमने देखा है कि जो कमोडिटी प्राइसेस है जैसे वीट, बार्ली और मिल्क, उसका इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था। तो उसके सामने अगर एबिटा मार्जिन हम देखेंगे तो ठीक ठाक एबिटा मार्जिन है। हालांकि देयर इज अ डिक्लाइन इन एबिटा मार्जिन ऑन वाई बेसिस, बट इट वाज एंटिसिपेटेड एंड एबिटा मार्जिन लार्जली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन आया है। और पैट भी अगर हम देखेंगे कि जो आया है ये क्वार्टर में, वो बेटर देन व्हाट वी एंड स्ट्रीट वर एक्सपेक्टिंग फॉर द क्वार्टर एट अराउंड 736 करोड़। सो अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है। अभी सिर्फ यही जानना है कि वॉल्यूम ग्रोथ कैसे कंपनी ने किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन था 3 to 4% वॉल्यूम ग्रोथ, शायद थोड़ा बहुत उससे मतलब बेटर आ सकता है, बट ये वी नीड टू गेट मोर ऑन दिस फ्रॉम द मैनेजमेंट। से एक चीज जानेंगे कि क्योंकि मार्जिन में थोड़ा सा हम प्रेशर देख रहे हैं, हालांकि कंपनी की जो कमेंट्री आई उनका कहना है कि जो की रॉ मटेरियल है, जो कि खाद्य तेल है या फिर गेहूं की कीमतें हैं, उसमें थोड़ी कमी आ रही है। हालांकि दूध जो एक उनका बड़ा रॉ मटेरियल है, उसकी कीमतें थोड़ी सी ऊपरी स्तर पर हैं। आपको लगता है कि मार्जिन वाला प्रेशर भी जो तिमाही चल रही है इसमें दूर हो जाएगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि मार्जिन प्रेशर थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज मिल्क प्राइसेस काफी ज्यादा हद तक ऊपर गए हैं। और जो वीट प्राइसेस वगैरह का जो वो कह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा गिरावट दिख रही है, बट उसका इम्पैक्ट इमीडिएट क्वार्टर्स में नहीं आता है, वो विद अ लैग होता है, बिकॉज एवरी कंपनी मेंटेन सर्टन इन्वेंट्री, तो वो विद अ लैग आता है अगर करेक्शन होता है कमोडिटी प्राइस में। सो मुझे लग रहा है कि मार्जिन प्रेशर कंटिन्यू रहेगा अनलेस नेस्ले कोई सब्सटेंशियल प्राइस इंक्रीज लेता है अपने पोर्टफोलियो में तो। बट अगर रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा रहा है ये क्वार्टर में कंपेयर टू व्हाट वी एंड स्ट्रीट वर एंटिसिपेटिंग फॉर द क्वार्टर। जरा नतीजों को और समझ लेते हैं कि नतीजों की मेजर हाइलाइट्स क्या। हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला जो कि एफएमसीजी सेक्टर को बहुत ही बारीकी से ट्रैक करती हैं। विनी, हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट और आय के मोर्चे पर नतीजे अच्छे हैं, अनुमान से बेहतर हैं। मार्जिन को लेकर थोड़ी सी निराशा है, मार्जिन में कमी आई है। मेजर हाइलाइट्स आपको क्या दिख रहे हैं नेस्ले के नतीजों में? एब्सोल्युटली। तो पहले जो रेवेन्यू और आय की बात करते हैं, वहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखी है, मच बेटर देन एक्सपेक्टेशन थी। जो हमारा पोल था उससे काफ़ी अच्छी आई हुई है और रेवेन्यू ग्रोथ आया हुआ है 4830 करोड़ जो है ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 21% से ज़्यादा की ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में। प्रॉफिट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स भी आए हुए हैं, पर मार्जिन एज एक्सपेक्टेड ही आए थे। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 22.6% एबिटा मार्जिन, वहीं पर आए हुए एबिटा मार्जिन 22.65%। तो उसके अलावा ओवरऑल जो बात करते हैं मैनेजमेंट कॉमेंट्री की, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या कंपनी ने हाईलाइट किया हुआ है कि वो अभी देख रहे हैं कि जो कमोडिटीज थी, इंक्रीज थी, वीट प्राइसेस, एडिबल प्राइसेस, वहाँ पे थोड़ी सॉफ्टनिंग दिख रही है। पर यस, एक कंसर्न है अभी भी, वो है मिल्क प्राइसेस जो काफ़ी बढ़ चुके थे। अभी भी मिल्क प्राइसेस फर्म ही है, ये कंपनी ने हाईलाइट किया हुआ है। तो मे भी आगे जाते हुए थोड़ी प्रेशर जो हम लोग अभी भी मार्जिन पे दिख रही है, वो मे भी थोड़ी आगे जाते हुए भी रह सकेगी। उसके अलावा कंपनी ने हाईलाइट किया हुआ कि उन्होंने डिलीवर किया हुआ है हाईएस्ट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ उनकी जो रेवेन्यू इन द लास्ट डेकेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। रोबस्ट ग्रोथ उन्होंने अक्रॉस उनके प्रोडक्ट्स में भी देखे हुई है। और रूरल ग्रोथ पे कंपनी ने कमेंट्री दी हुई है कि रूरल ग्रोथ भी कंपनी जो देख रही है, रूरल ग्रोथ प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया कि रूरल ग्रोथ स्ट्रॉन्ग थी, वहाँ पे रोबस्ट ग्रोथ भी थी और मेनली वॉल्यूम लेड ग्रोथ भी रूरल में दिख रही थी कंपनी को। तो यस, रूरल ग्रोथ भी यहाँ पे पहली जो एफएमसीजी कंपनी रिपोर्ट किया है, अच्छी ग्रोथ दिख रही है उनको। रूरल ग्रोथ ऑल इन ऑल अच्छे नंबर्स आए हुए हैं ईटी नाउ पोल के हिसाब से। ठीक है, एक और एक्सपर्ट जियोजित बीएनपी पारिवारिक के गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। विनी बता रही हैं गौरांग सर कि जो रूरल ग्रोथ है जिसको लेके चिंताएं थी ग्रामीण इलाकों की ग्रोथ को लेकर, वहां पर वॉल्यूम के हिसाब से वॉल्यूम उसको पुश कर रहा है और ग्रोथ वहां पर बेहतर हो रही है। तो आप ये बताइए कि हमें मार्जिन वाले जो प्रेशर है उसको लेके निराश होना चाहिए या फिर जो सभी सेगमेंट में बढ़िया ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिट अच्छे से बढ़ा है, आय अच्छे से बढ़ी है, उसको लेके खुश होना चाहिए?
बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शुभ प्रभात। हमारे तरफ से एक करेक्शन करना चाहूंगा, हमारी कंपनी का नाम है जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज जी। तो ये आप प्लीज अपने रिकॉर्ड में करेक्ट कर दीजिएगा। बिल्कुल जहाँ सर, तक बिल्कुल रहा कर लेंगे सवाल सर। नतीजों को लेकर के, तो हमारे जो अनुमान था मेरे ख्याल से उससे तो बेहतर ही आए। ठीक है, कुछ एक दिक्कतें कुछ आंकड़ों को लेकर के हो सकती है, लेकिन वो शायद छोटी या मध्यम अवधि के लिए हो सकती है। और दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी आने वाले समय में। 1 मई से कच्चे तेल में जो उत्पादन होता है ओपेक प्लस देशों में, वहां पर 5 लाख बैरल प्रति दिन की कटौती होगी। और दूसरा है बारिश को लेकर के जो अनुमान अभी तक आए हैं वहां पर थोड़ी बहुत कमी आई है। तो ये दो जो चीजें हैं वो अर्थव्यवस्था पर और खास करके खपत से जुड़े हुए जो क्षेत्र है या फिर कंपनियां हैं उस पर कैसा असर आएगी वो देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन अब तक जो भी आंकड़े हैं हमारे समक्ष है, मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पर कोई भी चीज नहीं होगी। तो मार्जिन में थोड़ा बहुत दबाव नीचे की तरफ है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बहुत ही मामूली सा है। लेकिन हमारा जो अनुमान था उससे बेहतर आए आंकड़े। और डिस्क्लोजर भी देना चाहेंगे, नेस्ले इंडिया पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय। लंबी अवधि के लिए नेस्ले इंडिया पर खरीदारी की सलाह। कौस्तुभ, एक छोटा सवाल आपसे, एक लाइन का आंसर चाहेंगे। अगर किसी को नई खरीद करनी हो एफएमसीजी में, नेस्ले है या फिर कोई और शेयर आपकी लिस्ट में है? हमारे प्रेफर्ड पिक्स में ऑब्वियसली नेस्ले है, आईटीसी है। बिकॉज आईटीसी हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। स्टॉक ने परफॉर्मेंस भी स्टॉक प्राइस का अगर परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है। ये क्वार्टर में भी हमें लग रहा है कि आईटीसी अच्छा परफॉर्म करेगा। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सम ऑफ द लार्ज कंपनीज के अगेंस्ट आईटीसी काफी डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। और मुझे लग रहा है जी जो मोमेंटम दिख रहा है हमें सिगरेट बिजनेस में, नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस में, होटल बिजनेस में, आईटीसी को पुश करेगा। आईटीसी में अच्छी तेजी हमने देखी भी है। तो आपको अगर 20,400 वाला अगर नेस्ले नहीं लेना है तो सिर्फ 400 वाला आईटीसी लेके भी आप काम चला सकते हैं। अच्छी आपको वहां पर मुनाफा हो सकता है। गौरांग और कौस्तुभ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और नेस्ले के नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। देखिए अब एक के बाद एक नतीजे आ रहे हैं। अभी नेस्ले के नंबर्स आए, वो हमने आपके सामने रखे। निश्चित स्तरों से स्टॉक में एक हल्की रिकवरी देखने को मिली। जब मार्जिन के नंबर्स आए तो उसके बाद हमने एक दबाव देखा, लेकिन अब जो कमेंट्स आ रहे हैं धीरे धीरे करके वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स अवेटेड हैं, लेकिन उसके बाद निश्चित स्तरों से एक यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। तो वॉल्यूम ग्रोथ ये एक नंबर का हम इंतजार करें, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बट अब कुछ और भी नतीजों का रुख करते हैं। यहाँ पर कि नंबर्स आए हैं और परसिस्टेंट सिस्टम्स ने भी अपने नंबर्स घोषित किए थे। एक बार उसका भी रुख कर लेते हैं। तिमाही दर तिमाही अगर देखेंगे तो नंबर्स अच्छे ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन स्टॉक आज सपाट कारोबार कर रहा है। आय में करीब 4% की ग्रोथ है, मुनाफा 6% बढ़ा है कंपनी का। एबिट मार्जिन देखेंगे तो वो सपाट ही है, 15.4% पर बरकरार है। नतीजों पर और ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के डायरेक्टर और सीएफओ सुनील सप्रे। सुनील जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो इस बार की जो ग्रोथ आपने पोस्ट की है FY23 में 35% की सालाना ग्रोथ हमने देखी है। डिमांड में कमी के बावजूद आप FY24 के लिए 30% की ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। तो जानना चाहेंगे क्या आप वो बरकरार रख पाएंगे जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं, और आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है आपका? हाँ, तो आपने अगर देखा होगा कि जो हमारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, जो जैसे FY22 में हम लोग ऑलमोस्ट 8-9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रहे थे। इन FY23 आपने देखा होगा कि पहले 1-2 क्वार्टर्स अच्छे थे और उसके बाद जब से मैक्रो एनवायरनमेंट में वॉलेटिलिटी चालू हुई है तब से ग्रोथ रेट में जरूर इम्पैक्ट हुआ है। सो अभी करंटली हमारा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रेट है 3.9%, जैसे ये क्वार्टर में आया है, लास्ट क्वार्टर में 3.8% था। तो इसमें आपको ये नजर आता होगा कि जो हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट है फॉर एवरी क्वार्टर, जो पहले 40% प्लस था क्योंकि बेस कम था और ग्रोथ अच्छी थी, अभी बेस भी बढ़ गया है। तो इट इज डिफिकल्ट टू से कि द ग्रोथ दैट वी हैड इन दिस FY23 हम लोग उसको बरकरार रख पाएंगे। दैट इज वेरी हार्ड टू से। मार्केट चैलेंजेस तो है ही है, लेकिन बेस भी तो बढ़ रहा है। सप्रे जी,
एक जो बहुत ही क्रूशियल चीज़ है वो ये है कि इस तिमाही में जो आपका मार्जिन रहा है वो सपाट रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो मार्जिन में 2 से 3% के आसपास की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है आपने। क्या आपको लगता है कि इसको लेकर जो कंडीशंस हैं, जो हालात हैं, वो अनुकूल हैं? और ये बताइए कि विस्तार को कहां से सपोर्ट मिलेगा? नहीं, सही कहा आपने, मार्जिन्स हैव बीन फ्लैट ये क्वार्टर में, बोथ एबिटा एंड एबिट हैव बीन एट सेम लेवल। लेकिन आपने एक देखा होगा उसमें कि लास्ट क्वार्टर में हमारा आईपी रेवेन्यू बहुत स्ट्रांग था। तो जो Q3 रहता है, अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर, जो यूएस मार्केट के लिए कैलेंडर ईयर का लास्ट क्वार्टर रहता है, वहां पे क्लाइंट्स दे एग्जॉस्ट देयर बजट्स एंड दैट्स द टिपिकल सीजनैलिटी इन आईपी बिजनेस। सो पर्टिकुलरली आप अगर Q4 देखेंगे तो देयर इज अ ड्रॉप इन आईपी रेवेन्यू, और उसका जो मार्जिन कन्वर्जन रहता है उसकी वजह से मार्जिन्स इंपैक्ट होते हैं। लेकिन उसके बावजूद बिकॉज हमारे पास कैपेसिटी ऑलरेडी है पहले से, जो हमने फ्रेशर्स ऐड किए ड्यूरिंग द ईयर, आपने पहले अगर 2-3 क्वार्टर्स के पहले देखा होगा तो हमने अनाउंस किया था, हमने 3000 प्लस फ्रेशर्स ऐड किए। तो ये सिग्निफिकेंट कैपेसिटी हमने क्रिएट की थी, एंड दैट इज बिकॉज दैट वाज अ टाइम कि जब भी एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा था और इट वाज मतलब मुश्किल हो रही थी लोगों को हायर करने के लिए, एंड दैट इज वेयर वी हैड टू टेक अ कॉल कि ये जो कॉस्ट है फ्रेशर्स की, 6 मंथ्स का हम ट्रेनिंग देते हैं और बाद में उनको बिलेबल प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय कर पाते हैं, तो ये सारी कॉस्ट फुली रिकवर नहीं हो पाई थी पहले क्वार्टर्स में। अभी वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है क्योंकि वो लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉयड हैं और उनकी बिलिंग हो रही है। तो अगर आपने देखा है कि 3.9% ग्रोथ जो हमारा है, उसका सर्विसेज ग्रोथ फिर भी 5.5% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जी, और आईपी रेवेन्यू में जिसमें डिक्लाइन है बिकॉज ऑफ द सीजनैलिटी व्हाट आई मेंशन। तो इसके लिए आप अगर देखेंगे तो मार्जिन डिस्पाइट आईपी रेवेन्यू बीइंग लोअर हैज जी, इफ यू लुक एट आवर यूटिलाइजेशन, अभी हमारा यूटिलाइजेशन है समझो 76-77% पे, कि जिसमें हेडरूम है काफी ग्रो करने के लिए। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमने जो एक्विजिशंस किए थे जिसमें हमारा एमोर्टाइजेशन है, जो बिटवीन एबिटा एंड एबिट जो नंबर आता है, वो जैसे रेवेन्यू ग्रो करता रहेगा, ये एब्सोल्यूट एमोर्टाइजेशन का जो नंबर है वो वैसे ही रहता है। ठीक है सर, ठीक है, परफेक्ट। तो ग्रोथ को लेकर कुछ सॉलिड साफ तौर पर कह पाना मुश्किल है, लेकिन मार्जिन को लेकर कंपनी के अपने अपने प्लान हैं। सप्रेत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो परसिस्टेंट नतीजों के बाद आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन कल हमने शेयर में एक बड़ी तेजी देखी है और 4,428 रुपये पर परसिस्टेंट ट्रेड कर रहा है। और स्पाइस जेट से पहले मैस्टेक के नतीजे अच्छे रहे थे, हमने साइंट के नतीजे अच्छे आते हुए देखे। तो मिड कैप आईटी में नतीजे बढ़िया आ रहे हैं, लार्ज कैप में थोड़ी सी चिंता है, और ग्रोथ को लेकर हालांकि मिड कैप कंपनियां भी बहुत कुछ साफ साफ कह पाने की स्थिति में नहीं है कि इसको कंटिन्यू आगे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगी। ये बातचीत से थोड़ा सा साफ हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अब अगले दर्शक को हम शो में शामिल करेंगे। शोलापुर से श्रीकांत हमारे साथ हैं अगले दर्शक। ठीक है, उनका सवाल हमारे पास जरूर आ गया है। इनके पास है शेयर स्पाइस जेट की 240 की संख्या में 83 रुपए के भाव पर, और अब इनका भाव जो है आधे से भी कम रह गया है। आशीष जी, स्पाइस जेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50 से 100 वाले जो रैली देखी है ना, उस रैली की उम्मीद में जब शेयर फिर से थोड़ा नीचे आ रहा था तो फिर से लोगों ने लिया, लेकिन फिर से वो भाव कभी लौट के आए नहीं। और अब जो स्थिति है कंपनी की, हालांकि कार्गो बिजनेस में काफ़ी एक्सपेंड करने के प्लान बना रही है, इंटरनेशनल जो उनका मिक्स है उसको थोड़ा सा बढ़ा रही है कंपनी, ऐसा उसकी योजना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स इतने मजबूत हैं कि शेयर चलेगा यहां से? क्योंकि हम 30-35 वाले रेंज तो काफी टाइम से देख रहे हैं। इनफैक्ट मुझे तो कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, और मुझे लगता है जिस हिसाब से इंडिगो मार्केट शेयर कैप्चर करता जा रहा है और एकमात्र प्लेयर है सही मायनों में कि यदि एविएशन पे कॉल लेना है और प्रॉफिटेबल भी हो तो वो इंडिगो ही। मेरा मानना है कि मार्च क्वार्टर भी काफी बेहतरीन क्वार्टर रहेगा इस बार इंडिगो का, और अगले साल यदि ऐसे ही रन रेट चलता रहा, जहाँ 85% ऑक्यूपेंसी के आसपास उनकी ऑक्यूपेंसी रहे और जो 56-57% का मार्केट शेयर मेंटेन करे,
तो आप मान के चलिए 8 से 9 हजार करोड़ का मुनाफा इंडिगो करेगा। तो स्पाइस जेट तो मुझे कहीं आसपास नजर नहीं आता, और जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो इस कंपनी को और प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो मेरी सलाह स्पाइस जेट से निकल जाने की रहेगी, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसकी बजाय यदि इसी प्राइस रेंज में देखना है तो 50 रुपए का स्टॉक है टेक्समेको रेल, इस स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं अभी, क्योंकि जो रेलवे के स्टॉक्स में हमें काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जो ऑर्डर बुक टेक्समेको रेल की धीरे धीरे बिल्डअप हुई है, उन्होंने एक चेक कंपनी के साथ भी अभी जेवी साइन किया है, तो ये एक स्टॉक मुझे पसंद आता है। टेक्समेको रेल है जो 52 रुपए के पास ट्रेड कर रहे हैं, वो आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो टेक्समेको रेल ये स्पाइस जेट का जो प्राइस है और जब आपका एंट्री लेवल उसी के आसपास के प्राइस लेवल हैं इसमें भी, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। स्पाइस जेट से निकलने की राय आपको दी जा रही है। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये पंजाब से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, विजय कुमार। विजय कुमार जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैम, मेरा शेयर है ग्लैंड फार्मा। जी, कब लिया था आपने? मैडम ये लगभग 1 महीना हो गया है। मैंने 1265 में लिया, 100 शेयर लिया 1265 में। ओके, संतोष जी आप सजेस्ट करिए, ग्लैंड फार्मा जब ये नीचे आ रहा है तब इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की है ग्लैंड फार्मा में, बट स्टॉक लगातार डाउन परफॉर्म ही कर रहा है। अगर इनका एक साल का ही, जनवरी से लेकर अभी तक का ही अगर हम देख लेंगे तो करीब 250 अंकों की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। क्या करना चाहिए ग्लैंड फार्मा में? यहाँ पे से थोड़ी और वीकनेस आप देख रहे हैं क्या, कि कुछ रिकवरी आ सकती है इस स्टॉक में, क्योंकि इनका जो लेवल है उसके आसपास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो बने रहने की राय देंगे? इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक काफी सीवियर डाउनफॉल देख चुका है, और एक बड़ी करेक्शन के बाद स्टॉक कोशिश जरूर कर रहा है बेस बनाने की करीबन 1200-1100 की रेंज में। और हालांकि इसने फार्मा की जो अभी रिसेंट रैली आई उसमें इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इसमें एक 19 अप्रैल के दिन, एक 18 अप्रैल के दिन एक बड़ी तेजी देखी थी, तो उसका मेरे हिसाब से जब तक ये 1200 का लो होल्ड करके रखता है तब तक बने रह सकते हैं। लेकिन इन केस अगर ये फिर से 1200 के नीचे फिसलता है तो मेरे हिसाब से निकल जाना बेटर होगा, क्योंकि अगर ये 1200 के नीचे फिसला मतलब इन्वेस्टर्स का कन्विक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन इनके 1200 का लेवल होल्ड कर गया तो चांसेस है कि शायद रिकवरी दिखा सकता है। ऊपर में जो अपसाइड देखने को मिल सकती है आपको 1650 से 1800 तक की देखने को मिल सकती है, तो वो फिर एक निकलने का मौका होगा। तो 1200 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 1600 से 1800 के बीच में मिल जाए कभी लकीली तो निकलने के मौके ढूंढिएगा। हाँ, इसका प्रमोटर, इसका बड़ा निवेशक एक चाइनीज कंपनी है, और जो लेवल बता रहे हैं संतोष उसके बीच में आप निकलने की कोशिश कीजिएगा शेयर में अगर उछाल आता है तो। बेंगलुरु से अशोक प्रसाद हमारे साथ हैं। अशोक जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए? सर जी मेरे पास आलकॉर्गो का 2500 शेयर है, 480 में लिया था। 480 आपने क्या लास्ट ईयर लिया है, नवंबर दिसंबर में? हाँ नवंबर में लिया था। नवंबर में। आशीष जी दिक्कत यह है कि हमने देखा था कि जो सेकेंड हाफ था पिछले साल का, वहां पर लॉजिस्टिक्स वाले शेयरों में अच्छी तेजी आई थी, लेकिन वो सारी की सारी तेजी हम ये रिवर्स होते देख रहे हैं इस साल में। और फिर से आप भाव देखिए 273 रुपए के आसपास आ गया, प्रति शेयर 200 रुपए ज्यादा का नुकसान है। आपको क्या लगता है कि आगे सिनेरियो कैसा रहने वाला है? लॉजिस्टिक्स में बने रहें या फिर इससे बेहतर विकल्प आपको सुझाएंगे? ऑल कार्गो भी एक काफी अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है इस पूरे सेक्टर में, और हमने देखा है कि इनफैक्ट इस सेक्टर में कोई बहुत ज्यादा रिटर्न बनते ही नहीं, चाहे वो डिलीवरी का स्टॉक हो या ऑल कार्गो हो या दूसरे ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड स्टॉक हो, क्योंकि जैसे जैसे क्रूड के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं उनके मार्जिन पे हमेशा प्रेशर बना रहता है। तो इस स्टॉक पे भी मेरा सेल करने की सलाह रहेगी, और मैं आपको इसकी बजाय बैंकिंग स्टॉक्स ही लेने को बोलूंगा, इसमें आप बाय कर सकते हैं। जैसे इंडियन बैंक मुझे काफी पसंद आ रहा है 315 रुपए के लेवल पे, और अगले 1 से 1.5 वर्ष का इसका जो टारगेट है वो करीब 450 रुपए का है। तो आपका ऑल कार्गो का थोड़ा लॉस भी रिकवर होगा, और एक काफी स्टेबल बैंकिंग स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हैं। ओके, तो इंडियन बैंक पर आप नज़र रखिए, और ये आप इस पे एंट्री लीजिए। 400 से 450 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और ऑल कार्गो से एग्जिट करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और हमारे साथ
हमारे पास फेसबुक पर अगला सवाल आया है महाराष्ट्र से ललित शिंदे जी का, और इनका सवाल है ट्राइडेंट पर। क्वांटिटी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ली रखी है, 800 शेयर्स इन्होंने 31 के भाव पर लिया हुआ है और उनके लेवल्स के आसपास ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। हाल फिलहाल की ही यहाँ पर बाइंग इनकी लग रही है। ट्राइडेंट चला तो काफ़ी था, पिछले एक महीने में अगर हम देखेंगे तो निश्चित स्तरों से काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पर नज़र आई है, बट 30 के आसपास हम देखते हैं कि स्टॉक अटक चुका है और अब यहाँ से ज़्यादा कुछ तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। संतोष जी, ट्राइडेंट में आपका क्या व्यू बन रहा है? ये जो एंट्री लेवल इन्होंने लिया 31 के पास, अभी बने रहना चाहिए इस स्टॉक में और तेज़ी के लिए? इस स्टॉक की बात करें थोड़ा वॉलेटाइल जरूर होता है, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। हालांकि 32 से 35 की रेंज में इसको सप्लाई जोन है, वहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन जैसे ये 34-35 का लेवल निकालेगा मुझे लगता है एक रैली देखने को मिल सकती है इस काउंटर में 44 रुपये तक की, 44 से लेके 50 रुपये की रेंज में जा सकता है। नीचे अब जो सपोर्ट बनेगा वो मेरे हिसाब से 29 से 30 का जो एरिया अब सपोर्ट का काम करेगा, तो मेरे हिसाब से इसमें 29 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, स्टॉक को होल्ड कीजिए, क्योंकि स्टॉक जैसे 34 रुपये निकालेगा आपको 10 से 15 रुपये की अपसाइड देखने को मिल सकती है इस काउंटर में। ठीक है, ट्राइडेंट 34 का स्तर निकलने के इंतजार कीजिए। हालांकि काफ़ी टाइम से हमने देखा है कि ट्राइडेंट का शेयर दायरे में है, लेकिन हाल फिलहाल टेक्सटाइल स्टॉक्स में, स्पिनिंग स्टॉक्स में हमने तेज़ी देखी है, लेकिन ट्राइडेंट में आप महीने भर में ऐसे कह सकते हैं कि हाँ 13.5% के आसपास का उछाल है, लेकिन चूंकि छोटे टिक साइज का शेयर है इसलिए रुपए के टर्म्स में ज़्यादा नहीं चला है ये ट्राइडेंट का शेयर। आगे बढ़ेंगे, मुंबई से दिनेश हमारे साथ हैं। दिनेश जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है? दिनेश जी आपको आवाज आ रही है? ठीक है, संपर्क टूट गया है, कोई तकनीकी दिक्कत फोन लाइन में। लेकिन इनका जो सवाल है यूको बैंक को लेकर है। 2000 शेयर इनके पास है 36 रुपए के भाव पर। आशीष जी अगेन आपके पास आएंगे, क्योंकि आपने अभी इंडियन बैंक सुझाया है, बैंकिंग स्टॉक्स पे आप बुलिश साउंड कर रहे हैं। हमने कल देखा भी कि जो छोटे मिड कैप वाले बैंक थे वहां पर भी अच्छी तेजी थी, लेकिन लास्ट ईयर की जो कहानी थी वो बिल्कुल अलग थी। 10 रुपए से लेके हमने करीब 35-40 रुपए का रनअप हमने यूको बैंक के शेयर में देखा था। 60-70% तो तमाम ऐसे स्टॉक्स थे मिड कैप में जो चले थे। यूको बैंक आपको लगता है कि अभी चूंकि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग होके 28 रुपए के आसपास आ गया है, लेकिन क्या फिर से तेजी की उम्मीद है आपको? ठीक है, कहीं फंडामेंटली कहीं बैंक में प्रॉब्लम नहीं है, बट और इनफैक्ट देखा जाए तो इसमें 95% हिस्सेदारी सरकार की है और करीब 2-2.5% ही रिटेल फ्लोट है। बट चूंकि इक्विटी का साइज इतना बड़ा है, ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की शेयर कैपिटल है, तो जिसके कारण से इस स्टॉक को चलने में काफी दिक्कत रहती है, क्योंकि जो 1000 से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन रिटेल इन्वेस्टर्स का है। तो जरूर फंडामेंटल कहीं कुछ समस्या नहीं, बट मेरी सलाह स्टॉक में से निकल जाने की रहेगी, क्योंकि आपका ये पेशेंस का पूरा टेस्ट लेगा बढ़ने से पहले। तो इसकी बजाय आप, जो मैंने आपको सजेस्ट किया था इससे पहले, इंडियन बैंक, उसके स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। वहाँ आपको जल्दी प्रॉफिट के मौके मिलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ 31% की अपसाइड अगले 6 महीनों में इंडियन बैंक में बिल्कुल आ सकती है। ओके, ठीक है, तो ये है राय इंडियन बैंक पर। आप स्पेस में, अगर सरकारी बैंकों स्पेस में, अभी थोड़ी देर पहले आपको सुझाया भी गया था, यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें इंस्टाग्राम पर भेजा है पंजाब से ऋषभ ने, और इनका सवाल है एलटी फूड्स पर। 10 शेयर्स इन्होंने 72 के भाव पर लिया हुआ है, और इनकी जो बाइंग लेवल है वहाँ से स्टॉक में अच्छी तेज़ी दिखी, 108 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। और हाल फिलहाल में हमने देखा था कि जो राइस स्टॉक्स थे वहाँ पर शानदार तेज़ी भी देखने को मिली थी। चावल की कीमतों में ग्लोबली जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है, इंडियन कंपनी को भी उसमें उसको फ़ायदा होने की बात की जा रही है। और इनका क्योंकि शेयरों की संख्या कम है, सिर्फ 10 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, इसलिए इतना मुनाफा नहीं दिख रहा है, बट प्राइस वाइज अगर देखेंगे तो चला काफ़ी है ये स्टॉक एलटी फूड्स का। संतोष जी क्या सजेस्ट करेंगे आप एलटी फूड्स में? यस, एलटी फूड्स में दावत का स्ट्रक्चर अच्छा है, 110 का एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जरूर है, तो हो सकता है यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, स्टॉक शायद 102 से 100 रुपए की रेंज में आ जाए। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, 100 से 102 की रेंज में मिलता है तो और बाइंग कर सकते हैं आप। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा 98 रुपीज़ का, क्योंकि जैसे 110 का लेवल निकालेगा तो एक टारगेट जो बन रहा है इसका 124 रुपए का बन रहा है, तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 100 रुपीज़। 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहने की सलाह है एलटी फूड्स के शेयर में। और
चावल वाले जो शेयर हैं, चाहे वो एलटी फूड्स हो, केआरबीएल हो, चमनलाल सीटिया हो, कोहिनूर हो, हमने चौतरफा तेजी होती हुई दिखी है। आज भी हल्के से हरे निशान में है, लेकिन तेजी पर थोड़ी सी अब ब्रेक लगती हुई दिख रही है। लेकिन एक शेयर ऐसा है जहां पर लोग तेजी की उम्मीद कर भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि और चले। एक महीने में करीब 20% चल चुका है जोमेटो, लेकिन आज भी इसमें 5% के आसपास की आप देखिए 7% ऊपर ये शेयर है। और इसके पीछे की जो वजह है वो है सिटी की एक दमदार रिपोर्ट। सिटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, क्या खास बातें, क्यों बुलिश हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए सिटी आखिर क्यों बुलिश है, क्या रीजंस इसके पीछे? जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला जोमेटो और यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। सिटी की रिपोर्ट आई है जहाँ पे उन्होंने मेंटेन बाई रेटिंग रखा है और लक्ष्य रखा है 76 रुपीज़ पर शेयर। यहाँ पे ब्रोकिंग हाउस कह रही है कि दोनों जोमेटो और स्विगी जो है अपनी डाइन आउट की मोनेटाइजेशन स्कीम स्टार्ट की हैं। अब ये जो है ऑफकोर्स कह सकते हैं कि लिमिटेड रोल आउट है, हालांकि शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखने मिल सकता है और आगे जाते हुए भी और ज़्यादा मोनेटाइजेशन स्कीम्स आ सकते हैं। अब जब मोनेटाइजेशन स्कीम्स आता है तो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट पड़ती है स्टार्टअप्स की। और अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल देखें तो यहाँ पे जो जितने भी एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू आ रही है रेस्टोरेंट से, वहाँ से जोमेटो और स्विगी का जो है रेवेन्यू देखने मिलता था। लेकिन कुछ नए रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस तरह आप टेबल बुक करते हैं या कोई इवेंट्स में जाते हैं, तो उस पे जो है ज़्यादा फोकस रहेगा। लेकिन अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो मार्च लो से स्टॉक में 23% का उछाल है, लेकिन अगर एक साल की बात करें तो लगभग 40% का गिरावट ज़रूर देखने मिला है। अप्रैल 19 को जो है कंपनी की क्लैरिफिकेशन भी आई थी कि यहाँ पे जो ब्लिंकिट स्ट्राइक हुई है और उनके जो डार्क स्टोर्स बंद हुए हैं एनसीआर में, उसके लिए कंपनी को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगी। 1% से कम का जो है रेवेन्यू इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और ब्रोकरेजेस का भी मानना है कि कंपनी जो ब्रेक इवन है FY25 तक कंसोलिडेटेड लेवल में देखने मिल सकती है। और लेकिन शॉर्ट टर्म ओवरहैंग ज़रूर रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी को लेके, क्योंकि ब्लिंकिट की एक्विजिशन आई है। चौथे तिमाही के नतीजे भी अब आने वाले हैं आसपास हैं। और मॉर्गन स्टैनली जो है उन्होंने कहा है कि जो कोर फूड बिज़नेस है, जहाँ पे अगर आप क्विक सर्विसेज बिज़नेस को हटा दें तो वो जो है ब्रेक इवन से और पास आ सकती है 4th क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2023 तक। और दूसरा बात यह भी है कि जो हाइपर प्योर बिज़नेस है उनके लॉसेस जो है आगे जाते हुए और भी कम हो सकते हैं। ठीक है, तो कोर बिजनेस ब्रेक इवन कर सकता है, यानी कि जो पैसे लगाए हैं कंपनी में वो पैसे की रिकवरी पूरी हो जाएगी, उसके बाद प्रॉफिट की तरफ कंपनी बढ़ जाएगी, ऐसा माना मॉर्गन स्टैनली का। और डाइनिंग आउट बुकिंग के लिए जो पैसा लाना शुरू किया जोमेटो ने, उस पर सिटी बुलिश है। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि जो बड़े ब्रोकरेजेस हैं दुनिया भर के FIs ब्रोकरेजेस, अब वो काफ़ी स्टडी करते हैं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। लेकिन आशीष जी, क्या आपको भरोसा है? हालांकि हम तेजी देख रहे हैं, 45 रुपए के आसपास से शेयर देखिए फिर से 60 रुपए के आसपास आ गया है। लेकिन अब जोमेटो की स्टोरी तो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 125, 100, 80, 90 वाली रेंज में फंसे हुए हैं। आपको लगता है कि ये तेजी बनी रहेगी, या फिर जो लोअर लेवल पर एंट्री जिन्होंने किया है 40-42 रुपए वाले भाव पर, उनके लिए प्रॉफिट टेकिंग का समय है ये? मुझे तो लगता है कि जो ज्यादा रिटेल वाले इन्वेस्टर्स थे काफी हद तक लॉस बुक कर लिया है लोगों ने। और अभी अभी हमने देखा है कि कुछ इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट स्टॉक में बना है। इससे पहले भी एक ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई थी सिटी से पहले, जिन्होंने 70 का लक्ष्य दिया स्टॉक में। और उस रिपोर्ट को भी आप देखें तो 23 से 25% का CAGR ग्रोथ अगले 2-3 साल में जोमेटो कर सकता है, वो बता रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अभी जोमेटो गोल्ड डाइनिंग कार्निवल स्टार्ट किया, जिसका रिस्पांस काफी अच्छा है। और इवेंट्स के टिकटिंग में भी कंपनी ने नया फोरे स्टार्ट किया है, तो जो डायरेक्ट बुक माई शो जैसे प्लेटफॉर्म को कंपटीशन दे सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जोमेटो को देखने की जरूरत है अभी, और इस लेवल पे अट्रैक्टिव नजर आता है। ठीक है, तो इन स्तरों पर अभी भी अट्रैक्टिव है। अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप एंट्री ले सकते हैं। आज भी हालांकि 7% ऊपर है, बट सिटी की तरफ से 70 रुपए के ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर जोमेटो पर वो सुझा रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे और एक और स्टॉक आज फोकस में है, CG कंज्यूमर। यहाँ पर आज हम देख रहे हैं भारी गिरावट देखने को मिल रही है, करीब 9 से 10% की गिरावट। अब देखिए 11% ये स्टॉक टूट चुका है। तो इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है, किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कंपनी पर, ये बताने के लिए विनी हमारे साथ मौजूद हैं। विनी, बताइए CG कंज्यूमर में इस भारी गिरावट की पीछे की वजह क्या है?
11 से 12% की गिरावट, और ये आ रही है क्योंकि मैनेजमेंट के रीजिग और चेंज की वजह से। मैथ्यू जॉब्स जो थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ ऑफ द कंपनी, उन्होंने अभी अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। उनका जो लास्ट डे ऑफिस में है वो है 30 अप्रैल 2023। 1 मई 2023 से अभी प्रमित घोष अपॉइंट हो जाएंगे नए एमडी और सीईओ की तरह। इवन शांतनु घोसला जो है वो रिजाइन कर चुके हैं अपने एमडी पोस्ट से, और वो एलिवेट हो चुके हैं और अब बन जाएंगे एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, और ये पोजीशन पे रहेंगे 30 अप्रैल 2024। तो ये 3 नाम आ रहे हैं। अभी प्रमित घोष जो नए एमडी और सीईओ है उनकी बात करते हैं, क्योंकि क्या है उनका जो एक्सपीरियंस आ रहा है वो लास्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह के काम कर रहे थे। उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काफ़ी सारे अदर कंपनीज में भी उनका डेजिग्नेशन था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह से। पर मार्केट क्यों इतना डरा हुआ है, इतनी गिरावट क्यों है? क्योंकि मार्केट के लिए एक जो डर है उनके मन में कि प्रमित घोष लैक कर रहा है एक्सपीरियंस जो है मैनेजिंग और लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कंपनीज के लिए। तो इंपॉर्टेंट होगा ट्रैक करने के लिए कि प्रमित घोष कैसे सेटल होते हैं नए रोल में, नए लेवल मिड लेवल मैनेजमेंट में। वो एनी चेंजेस का क्या वहाँ पे भी कोई चेंजेस हो रही है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है आगे जाते हुए, क्या कंपनी किस तरह से फोकस करेगा और बूस्ट करेगा अपनी टॉप लाइन ग्रोथ के लिए भी। जी जी, शुक्रिया विनी। तो सीजी कंज्यूमर को लेके थोड़ी सी ये बाजार को ऐसा लग रहा है कि ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि शांतनु घोसला जो कि एमडी एंड सीईओ के पद पे काम कर रहे थे, अब उनको नॉन एग्जीक्यूटिव रोड में, हालांकि कंपनी ये कह रही है कि उनको प्रमोट किया जा रहा है और उसमें अपनी उनकी भूमिका बनी रहेगी, लेकिन प्रमित घोष इनके अनुभव को लेकर थोड़ी सी चिंता है बाजार को, और उसके चलते शेयर में आज हम भारी गिरावट देख रहे हैं, करीब 12% के आसपास की। एक क्विक राय आपसे, अब 10-15 सेकंड में आप दीजिए आशीष जी, समय की थोड़ी सी कमी है। सीजी कंज्यूमर आपको भी लग रहा है कि चिंताएं बढ़ सकती हैं, या फिर आज की गिरावट एंट्री का मौका है? इनफैक्ट ऐसा तो नहीं है कि इसी स्टॉक के कारण से ये स्टॉक गिरा है केवल। आप देखें तो 425 वाला स्टॉक ऑलरेडी 250 रुपए हो गया। तो ये आज तो इनफैक्ट 11% का जो स्टॉक में फॉल है ये इस न्यूज के चलते आ गया, पर ओवर रिएक्शन मुझे नजर आता है इस कंपनी के लिए। जरूर लास्ट एमडी ने जब ज्वाइन किया था तो 5,000 करोड़ से मार्केट कैप 18-19 हजार करोड़ तक पहुंच गया था, और फिर अभी एक बड़ा फॉल भी यहाँ पे देखने को मिला, और कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्म करता रहा है ये स्टॉक। तो मुझे लगता है इनफैक्ट 250 के आसपास इनफैक्ट बाइंग के मौके हैं यहाँ पर, इसको बेचना नहीं चाहिए। है ऑलरेडी काफी ज्यादा गिर गया है, 250 के आसपास आपको बाइंग के मौके तलाशने चाहिए सीजी कंज्यूमर के शेयर में। चलिए इसी के साथ ही शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। संतोष जी, आशीष जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। एक